हेलो दोस्त, आज हम एलवाई एलिमेंट का कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे कि कास्ट आयरन में हम डिफरेंट एलिमेंट को मिलाने से उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उस पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये हम देखेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले सिलिकॉन जब कास्ट आयरन में मिलाते हैं 2 से 4%, तो वो क्या करते हैं, ग्रेफाइट फ्लैक्स फॉर्मेशन को जो है ना प्रमोट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा ये है कि दूसरा वो क्या करता है कि फ्लूइडिटी, मोल्टेन मेटल का फ्लूइडिटी को जो है ना इंक्रीज कर देते हैं जब हम सिलिकॉन को कास्ट आयरन में मिलाते हैं। तो दूसरा है कि कास्ट आयरन में यदि हम सल्फर को मिलाएंगे 0.1% तक, तो हार्डनेस और ब्रिटलनेस को इंक्रीज कर देंगे। इसलिए हम 0.1 के बिलो ही मिलाते हैं सल्फर को, क्योंकि ज़्यादा मिलाने से इसका ब्रिटलनेस मटेरियल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ब्रिटलनेस बढ़ने के कारण मटेरियल अपने आप में कमज़ोर हो जाएंगे, या फिर वो मार्केट में यूजेबल नहीं रहेंगे। ब्रिटलनेस तो मटेरियल के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम जो है 0.1% से ज़्यादा जो है ना सल्फ़र को नहीं ऐड करेंगे। ठीक, उसके बाद सल्फ़र जो है वो साउंड कास्टिंग, पुअर कास्टिंग होते हैं। सल्फ़र को ज़्यादा मिलाने से वो उसका जो साउंडिंग कास्टिंग पुअर कास्ट हो जाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि कास्ट आयरन में मैंगनीज मिलाने से क्या होता है। कास्ट आयरन में मैंगनीज मिलाने से हार्डनेस इंक्रीज होता है मैंगनीज का, उसके साथ साथ ब्रिटलनेस भी इंक्रीज होते हैं। और दूसरा मैंगनीज का खास बात यह है कि यदि हम ज़्यादा जो है ना सल्फ़र उसमें ऐड कर देते हैं कास्ट आयरन में, तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट को यानी ब्रिटलनेस को भी कम कर देते हैं। क्या मैंगनीज हार्मफुल इफ़ेक्ट को, और मैंगनीज का दूसरा कम क्या है, वजन न्यूट्रलाइज करता है सल्फर के हार्मफुल इफ़ेक्ट को। ठीक, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि मैंगनीज को मिलाने से क्या क्या होता है इफ़ेक्ट कास्ट आयरन में। मैंगनीज यदि हम मिला देंगे कास्ट आयरन में, तो उसका जो नोडुलर एजेंट जो है वो बढ़ जाएंगे, जिससे नोडुल रूप में फॉर्मेशन बढ़ जाएंगे, नोडुलर शेप का, जो नोडुलर शेप इस टाइप का होते हैं, और उसका जो है ना फॉर्मेशन बढ़ जाएंगे। उसके बाद ना जो कि मैंगनीज यदि कास्ट आयरन में लाते हैं तो डक्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक, उसके बाद हम यदि फास्फोरस को ऐड कर देंगे कास्ट आयरन में, तो ये क्या करेंगे, तो फास्फोरस को यदि कास्ट आयरन में ऐड करते हैं तो वो जो फ्लूइडिटी बहाव को जो है इंक्रीज कर देगा, एंड फ्यूजिबिलिटी, उसमें ना फ्यूजन जो होती है कि एक दूसरे में घुलने का टेंडेंसी बढ़ जाएंगे, और बहाव स्पीड भी बढ़ जाएंगे कास्ट आयरन की। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत उसमें जो है ना ब्रिटलनेस इंड्यूस्ड होंगे। ठीक, अब यही इफेक्ट हम देखेंगे कास्ट आयरन में स्टील में। ठीक, अब इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट, हम कुछ एलॉइंग एलिमेंट जो स्टील में ऐड करेंगे और उसका इफेक्ट हम देखते जाएंगे कि क्या सब इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले है कि निकेल, यदि हम निकेल जो है ना स्टील में हम यदि ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो उससे जो ना हम यदि स्टील में ऐड करते हैं निकेल को, तो टफनेस इंक्रीज होता है, जिससे कि हमको टफनेस इंक्रीज होने के कारण इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। और ये जो टफनेस इंक्रीज होता है ये विदाउट डिक्रीजिंग ऑफ डक्टिलिटी के बिना कम किए टफनेस इंक्रीज होते हैं निकेल मिलाने से, और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाएंगे।
तो स्टील में एडेड निकेल से बने एलॉय का जो एप्लीकेशन है वो टरबाइन ब्लेड में यूज होते हैं, टरबाइन ब्लेड बनाने में। उसके बाद आईसी इंजन का वाल्व बनाने में, स्पार्क प्लग बनाने में, एंड पेंडुलम, और पेंडुलम जो है क्लॉक का उसको बनाने में हम निकेल का यूज करते हैं, जो कि काफ़ी टफ होते हैं। टफ हमें टरबाइन ब्लेड में इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ फटीक एक्शन होते हैं, तो फटीक के लिए हमको टफनेस ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, इसलिए हम जो है ना वहाँ, और जो है ना आईसी इंजन के वाल्व में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहाँ जो है केविटी से हमको बचाना रहता है, तो कोरोजन रेसिस्टेंट भी है निकेल, इसलिए हम यहाँ यूज करते हैं जो है ना आईसी इंजन के वाल्व में, स्पार्क प्लग में और पेंडुलम में, क्योंकि निकेल जो है जो लीनियर एक्सपेंशन होता है उसके लिए भी सूटेबल है, इसलिए हम पेंडुलम क्लॉक में यूज करते हैं। ठीक, तो आगे हम चलते हैं, दूसरा एलिमेंट देखते हैं कि क्रोमियम जो है वो बीसीसी एलिमेंट है। हम जब बीसीसी एलिमेंट क्रोमियम है जिसको हम कास्ट आयरन में यदि मिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि क्रोजन रेसिस्टेंट स्टील का बढ़ जाता है। इसके कारण है कि इसमें Cu2O का प्रोटेक्ट लेयर जो है ना एडेड हो जाता है स्टील पे, तो इसी कारण जो है ना उसमें क्रोजन रेसिस्टेंट इंक्रीज हो जाते हैं, CO2O3 का प्रोटेक्ट लेयर ऐड हो जाते हैं। ठीक, इसके साथ साथ क्रोजन रेसिस्टेंस के साथ साथ ये हार्डनेस को भी इंक्रीज करते हैं, एंटीवियर रेसिस्टेंट इंक्रीज करते हैं, और स्ट्रेंथ इसके साथ साथ बढ़ ही जाते हैं। तो क्रोमियम स्टील में इनका जो है ना कार्बन परसेंटेज जो होता है 0.5 से 2% तक होते हैं, जो कि क्रोमियम स्टील यानी कि क्रोमियम में एडेड स्टील जो बना होता है उसमें जो 0.5 से 2 तक जो है ना हम कार्बन का ऐड कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन जो है वो जनरली बॉल बियरिंग या रोलर रेस बियरिंग में देखा गया है, किया जाता है। ठीक, तो आगे हम चलते हैं कि देखते हैं निकेल क्रोमियम स्टील, जिसमें निकेल और क्रोमियम एडेड रहते हैं। तो इसमें निकेल क्रोमियम नाम से ही पता चल रहा है कि निकेल और क्रोमियम स्टील में यदि ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होते हैं। तो इसमें जो है निकेल क्रोमियम एडेड रहता है, इट इज एक्सटेंसिवली, इसका यूज हम मोटर कार, क्रैंक शाफ्ट, एक्सियल गियर etc में करते हैं निकेल क्रोमियम स्टील का। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि टंगस्टन जो है, टंगस्टन का यूज, कि टंगस्टन का जो है ना मेनली हम यदि टंगस्टन अपने आप में एक बीसीसी एलिमेंट है। ठीक, टंगस्टन क्या है, बीसीसी एलिमेंट है, जिसको जो है ना हम यदि स्टील में ऐड करते हैं तो वो जो है हॉट हार्डनेस इंक्रीज कर देते हैं, और हॉट हार्डनेस के साथ साथ रेड हार्डनेस को भी इंक्रीज कर देते हैं, और ये बियर रेसिस्टेंट होते हैं, ग्रेन ग्रोथ को भी इंक्रीज करते हैं, डेप्थ ऑफ हार्डनिंग एंड क्वेंचिंग ऑफ स्टील भी इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ टंगस्टन को ऐड करने से क्रोजन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाता है। तो टंगस्टन एक जो है क्या है, क्रोजन रेसिस्टेंट भी है, जो कि क्रोजन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी को भी इंक्रीज करते हैं स्टील में। तो इसका मेन यूज हम कहाँ करते हैं, कटिंग टूल में करते हैं, डाई में करते हैं, और ग्राम सेफर परमानेंट मैग्नेट स्टेलाइट में भी करते हैं। ठीक, इसमें जो है को आगे हम देखते हैं कि
नॉन फेरस HSS में जो है ये 4% होते हैं 18% टंगस्टन और 4% क्रोमियम, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेंटेनियम भी रहते हैं नॉन फेरस HSS टूल में। देखिए SSS या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हाई स्पीड स्टील, जिसका यूज हम टूल बनाने में करते हैं। तो इसमें जो 18% कोबाल्ट रहते हैं, 4% क्रोमियम और 1% वेंटेनियम। तो आगे हम देखते हैं जो है इसमें जो है ना जो ये है कोबाल्ट बाइंडर की तरह यूज होते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि लेड, फास्फोरस एंड सल्फर, इन चीज़ को मिलाने से जो है ना स्टील में यदि हम मिलाते हैं तो क्या सब होते हैं। तो यदि हम लेड, फास्फोरस और सल्फर को इंक्लूड करते हैं स्टील के साथ तो उसमें जो है ना मशीनेबिलिटी, उसका जो है ना मशीनिंग करने की जो एबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक, उसके बाद मैग्नीज और सल्फर को प्रोवाइड करने से मतलब ऐड करने से जो है ना मशीन में लुब्रिकेटिंग इफेक्ट की जो है लुब्रिकेटिंग इफेक्ट आ जाती है, जिससे मशीनिंग करना इजी होता है। और ये जो है रिबन यानी थिन रिबन एक पतला चिप्स टाइप का कंटिन्यूस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे कि मैग्नीज जो है क्या है। तो मैग्नीज एक BCC एलिमेंट है। सबसे पहले कि मैग्नीज क्या है, कौन सा एलिमेंट है, तो ये एक BCC एलिमेंट है। हाँ, जिसको हम स्टील के साथ यदि ऐड करते हैं, स्टील के साथ यदि ऐड कर देते हैं तो हमारा जो है वो स्टील का एब्रेशन रेसिस्टेंट को जो है ना एब्रेसिव रेसिस्टेंट को इंक्रीज कर देते हैं। उसके साथ साथ जो है ना वर्क हार्डनिंग एबिलिटी भी अच्छा कर देते हैं, कि वो लंबे टाइम तक टिकाऊ बना देते हैं। वर्क हार्डनिंग एबिलिटी भी इंक्रीज कर देते हैं। इसके साथ साथ वर्क हार्डनिंग के इंक्रीज होने के साथ साथ जो है ना स्टील का स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर देते हैं। ये बोथ रोलर एंड ट्रीटमेंट कंडीशन में होते हैं, कि ये हॉट रोलिंग एंड और हीट ट्रीटमेंट कंडीशन के लिए ये यूज किए जाते हैं। ठीक, इस टाइप का स्टील। तो मैग्नीशियम स्टील में जो होता है तो उसमें मैग्नीशियम 1.5 होते हैं। उसके बाद कार्बन 0.400015% होते हैं। तो आगे हम देखेंगे हाई स्ट्रेंथ एक्सटेंसिवली यूज इन एक्सल शाफ्ट एंड अंदर रोटेटिंग पार्ट। तो इसका हाई स्ट्रेंथ होने के कारण इसका हम यूज जो है कहाँ करते हैं, इसका यूज हम एक्सल में करते हैं। इसका यूज एक्सल में करते हैं, शाफ्ट में एंड अदर रोटेटिंग एलिमेंट में हम करते हैं। मैग्नीज स्टील का है, मैग्नीज स्टील का हम कहाँ करते हैं, एक्सल में करते हैं, शाफ्ट में करते हैं एंड रोटेटिंग पार्ट में हम यूज करते हैं। ठीक, यदि मैग्नीज जो है मैग्नीज का यदि 12 से 40% मैग्नीज यदि ऐड कर दिया जाए स्टील में तो हुड फिक्स्ड स्टील हो जाता है। हुड फिक्स्ड स्टील जो कि बकेट ऑफ बुलडोजर के तीथ जो होता है बना, उसमें हम बुलडोजर का यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार बुलडोजर का होता है। इसके तीथ में जो है ना हम हुड फिक्स्ड स्टील का यूज करते हैं, या फिर व्हील में करते हैं, या एक्सवेटर एंड अदर मूविंग मशीन में करते हैं, या तीथ ऑफ एक्सवेटर के तीथ में करते हैं। ठीक, बकेट ऑफ बुलडोजर के बकेट बनाने में भी हम यूज करते हैं ये हुड फिक्स्ड स्टील का। ठीक, जिसमें कि मैग्नीज का जो है ना 12 से 14% मैग्नीज स्टील के साथ एडेड रहते हैं, तो उसे हुड फिक्स्ड स्टील बोलेंगे। ठीक, तो आगे हम देखते हैं कि
कि वेंडेनियम, तो वेंडेनियम को ऐड करने से स्टील के साथ यदि हम वेंडेनियम को ऐड करते हैं तो वो फटीग रेसिस्टेंट को इंक्रीज कर देते हैं, साथ साथ इंड्योरेंस लिमिट को भी इंक्रीज कर देते हैं। यदि हम स्टील में वेंडेनियम में ऐड कर देंगे तो इसका फटीग रेसिस्टेंट इंक्रीज होगा, इंड्योरेंस लिमिट भी इंक्रीज हो जाएंगे। साथ साथ जो है ना वियर रेसिस्टेंट यहाँ आर होंगे, ठीक, वियर रेसिस्टेंट इंक्रीज होंगे ड्यू टू वेरी हार्ड कार्बाइड। इसमें कार्बाइड के होने से इसमें वियर रेसिस्टेंट भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक, वियर रेसिस्टेंट हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ इसमें हार्डन एबिलिटी भी इंक्रीज होंगे। उसके बाद ग्रेन ग्रोथ ऑफ इन्वेटर, ऐसा ग्रेन ग्रोथ भी होते हैं, ठीक। इट इज आल्सो टेंसाइल एंड इलास्टिक लिमिट लो मीडियम कार्बन स्टील। इसके साथ साथ ये जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करते हैं, और इलास्टिक लिमिट जो होता है लो कार्बन स्टील का जो लो होता है, उसके बाद डक्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। साथ साथ एडेड स्मॉल अमाउंट में हम इसको जो है ना वेंडेनियम को इंक्रीज ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, चलते हैं क्या अगला क्या एलिमेंट है और इसका क्या मेन यूजेज है। तो हम सिलिकॉन को यदि स्टील के साथ ही ऐड करते हैं तो वो जो है ना मैग्नेटिक परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। साथ साथ जो है ना स्टील में टॉप हार्ड बना देते हैं, स्टील को हार्डवेनेबिलिटी या हार्ड जो है ना हम स्टील को बना देते हैं। इसका सिलिकॉन स्टील का यूज मेनली जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में किए जाते हैं, और उसके बाद आईसी इंजन के भाल्व बनाने में और ट्रांसफार्मर के कोर बनाने में। मेनली सिलिकॉन के जो है मोस्ट बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फोर होते हैं बाहर का इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण हम इसको जनरली जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक। तो अगला हम देखेंगे कि मोल्डेबियम, जिसको हम ऐड यदि करते हैं स्टील के साथ तो जो एसएस हाई स्पीड स्टील टूल के जो है हॉट हार्डनेस को इंक्रीज कर देते हैं। साथ साथ शिफ्ट द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को शिफ्ट करता है, एंड क्रीपिंग रेसिस्टेंट को इंक्रीज करते हैं। क्रीपिंग रेसिस्टेंट को भी इंक्रीज करेंगे। उसके बाद वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को भी शिफ्ट करते हैं। उसके बाद ये जो है मेरा हॉट हार्डनेस को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रॉन से क्या क्या इफेक्ट होते हैं और क्या क्या हमको फायदा। यदि हम ब्रॉन को ऐड कर देंगे स्टील के साथ 0.3% इंक्लूड करेंगे तो ये वेरी पावरफुल हार्डनेस एजेंट होता है, जो कि पूरा हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक। यदि हम स्टील में कॉपर मिला देंगे तो क्या होगा, तो जो है ना एटमॉस्फेरिक कोरोजन रेसिस्टेंट इंक्रीज करते हैं। मेनली कॉपर क्या है, कॉपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक कोरोजन रेसिस्टेंट को इंक्रीज करते हैं, स्टील में भी इंक्लूड करते हैं। जो भी एलॉइंग एलिमेंट है ये सारी इम्पोर्टेंट है इसरो के लिए।
इसे बार बार देख लीजिए 2 से 3 बार डेली, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो फिर आपको किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होंगे। मेनली ऐसे जो है इसरो के लिए ये सारी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ अलोइंग एलिमेंट ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड लाइन। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और लाइन पे क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे कि ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर और फेरेंटिक स्टेबलाइजर क्या होते हैं, दोनों में अंतर देखेंगे एक एक करके। तो ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर में जो है निकेल, कॉपर और मैग्नीज, ये 3 ही ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर हैं, ठीक। ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर कौन कौन सा है, निकेल, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। इसे रट लेना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है।